हेलो दोस्तों मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पार्लियामेंट के बारे में बताया था और पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं बेसिकली, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। तो वो जनरल सा बताया था मैंने आपको। आज हम राज्यसभा के बारे में सब कुछ जानेंगे। राज्यसभा होती क्या है, इसके मेंबर कैसे बना जा सकता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, डिसक्वालिफिकेशन क्या है, कोरम क्या होता है राज्यसभा का, राज्यसभा की स्पेशल पावर्स क्या क्या है, राज्यसभा की अदर पावर्स क्या क्या है, राज्यसभा जरूरी है या नहीं है देश के लिए। तो इन सभी चीज़ों को आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं आशा करूंगा आप वीडियो लास्ट तक देखें बिना स्किप किए और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक को राज्यसभा को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं तो सबसे पहले आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री में एक पार्लियामेंट होगी और जो पार्लियामेंट है उसमें 3 चीज़ें आएंगी। पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको कि राज्यसभा बोला जाता है, द हाउस ऑफ पीपल, जिसको कि लोकसभा बोला जाता है, एंड द प्रेसिडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में अच्छे से पढ़ना है। अब मेरे दोस्तों राज्यसभा के बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहला नाम है राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। राज्यसभा में जो लोग जाते हैं वो वेरियस स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होकर आगे जाते हैं। तो ये इसलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। इसको अपर हाउस भी बोला जाता है क्योंकि राज्यसभा में जनरली ज़्यादा एज के लोग पार्टिसिपेंट बनते हैं, ज़्यादा एज के लोग इसके मेंबर होते हैं। जनरली राज्यसभा का मेंबर बनना हो तो आपको 30 साल की एज तो चाहिए। लोकसभा की 25 साल है, तो क्योंकि लोकसभा से ये 5 साल ज़्यादा एज के लोग लेती है राज्यसभा, इसलिए इसको अपर हाउस भी बोला जाता है। इसको एल्डर्स हाउस, एल्डर मतलब बड़े लोगों का हाउस भी बोला जाता है। जस्ट आपने लोकसभा से कंपेयर करना है। एल्डर्स का मतलब ये नहीं है कि 50-60 साल के लोग आएंगे इसमें। एल्डर्स हाउस का मतलब कि लोकसभा से ज़्यादा एज के लोग यहाँ पे आते हैं जनरली। और साथ में मेरे दोस्तों राज्यसभा की बात की जाती है तो राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं मिलता है SC ST को, जैसे लोकसभा में रिजर्वेशन मिलता है ना। हर 10 साल के बाद ये बढ़ाया जाता जा रहा है पिछले 70-80 सालों से। अभी भी 2019-20 में जो अमेंडमेंट हुई है 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन खत्म कर दी और जो लोकसभा के रिजर्वेशन थी SC ST की वो फिर से 10 साल बढ़ा दी। तो राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं मिलती है किसी को। अब मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं कि राज्यसभा होती क्या है, व्हाट इज राज्यसभा, तो आप पेपर में लिखोगे कि राज्यसभा इज वन ऑफ द हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। वी नो दैट देयर आर 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड राज्यसभा इज द अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। आप ये सारी बातें राज्यसभा की मीनिंग में लिखोगे। आप लिखोगे कि आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। तो राज्यसभा हमारे देश में एक हाउस है। हमारे देश में देयर इज बाईकैमरल लेजिस्लेचर। बाईकैमरल लेजिस्लेचर वो लेजिस्लेचर होता है जिसके 2 हाउसेस, बाई मतलब 2, जिसके 2 हाउसेस होते हैं, 2 सदन होते हैं। तो राज्यसभा एक सदन है और दूसरा लोकसभा है, लोकसभा दूसरा सदन है। तो इन इंडिया द राज्यसभा इज वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब डिस्कस करते हैं राज्यसभा की कंपोजिशन क्या है। अब मेरे दोस्तों अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं, राज्यसभा की कंपोजिशन आर्टिकल 80 में दी गई है। 79 में पार्लियामेंट क्या है उसके बारे में बताया गया है, तो 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 80 बोलता है कि राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 हो सकती है, 250 मैक्सिमम लोग राज्यसभा में हो सकते हैं। 250 में से जो 238 लोग हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे स्टेट या यूनियन टेरिटरी से। स्टेट से इलेक्ट होकर आएंगे वो और यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होकर आएंगे। और इसमें जो 12 मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे जो बिलोंग करेंगे बेसिकली लिटरेचर। अगर कोई पर्सन लिटरेचर में किसी ने ख्याति प्राप्त करी है या सोशल सर्विसेज में या साइंस में, या चौथा अपना साइंस, सोशल और आर्ट,
अगर पर्सन इन चीज़ों से बिलोंग करता है, कोई आर्ट से बिलोंग करता है या किसी ने लिटरेचर में, साहित्य में, कला में, विज्ञान में, सोशल सर्विसेज में ख्याति प्राप्त की है, तो उनको प्रेसिडेंट 12 लोगों को, ऐसे लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। अब मेरे दोस्तों, अगर बात की जाती है 250 लोगों की, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउड करी है। लेकिन अगर करंटली देखा जाए इस टाइम पे राज्यसभा की कितनी सीट्स फिल है, तो 245। अभी इस टाइम पे 245 करंट सिचुएशन में सीट्स फिल है। 245 में से 233 जो है वो इलेक्ट करके आगे आए हैं और 12 जो है वो प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किए हैं। अब 233 में 229 जो है वो स्टेट से आए हैं, वेरियस स्टेट से, कोई हिमाचल से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, हिमाचल से 3 जाते हैं, ऐसे हर एक स्टेट से प्रॉपर कितने लोग आएंगे, वो 229 लोग हैं। और जो 4 लोग हैं वो 2 यूनियन टेरिटरी से आए हुए हैं, जिसमें 3 दिल्ली से यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, तो 3 दिल्ली से, और 1 पौंडीचेरी से, पौंडीचेरी इज आल्सो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। अब मेरे दोस्तों, अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस लिया गया, जम्मू कश्मीर को लेजिस्लेचर के साथ एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जम्मू कश्मीर में भी लेजिस्लेचर तो है, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर से कितने लोग राज्यसभा में आएंगे, ये पुराना जब जम्मू कश्मीर स्टेट था, जो लोग उस टाइम पर थे वही संख्या भी विद्यमान है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनमें अभी चेंजेस नहीं लाए गए हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी तो बना दिया गया है, पर जैसे इन दोनों यूनियन टेरिटरी से एक से 3 लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर में अभी ऐसी एलोकेशन नहीं करी गई है। जम्मू कश्मीर से अभी भी उतने ही लोग आते हैं राज्यसभा में जितने पहले आते थे जब वो स्टेट था। तो ये तो हो गया जनरली कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करूं कि राज्यसभा में कितनी सीट्स कितने स्टेट को जाएंगी, तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 4th शेड्यूल से हमें पता चलता है। हमारे संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं, उसमें जो 4थी अनुसूची है, 4th शेड्यूल है, उसमें प्रॉपरली बताया गया है कि कौन से स्टेट को कितनी सीट्स दी गई हैं राज्यसभा में। तो टोटल जो हमारी 250 में से 238 जो सीट्स हैं वो राज्य को और यूनियन टेरिटरीज को और स्टेट को दी जा सकती हैं। 238 में प्रेजेंटली 233 सीट्स हैं जो एलोकेट करी गई हैं राज्य और यूनियन टेरिटरीज को। इसमें 229 वेरियस स्टेट्स को दी गई हैं और 4 सीट्स दिल्ली और पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी को दी गई हैं, जिसमें 3 दिल्ली को, 1 पौंडीचेरी को। तो ये सारा विवरण किसमें किया दिया मिलेगा आपको 4th शेड्यूल में। अब बात आती है कि जो इलेक्शन होता है राज्यसभा का वो कैसे होता है, अर्थात मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में कुछ लोग इलेक्ट किए जाते हैं, कुछ लोग नॉमिनेट किए जाते हैं। तो नॉमिनेट तो हमें पता है प्रेसिडेंट करते हैं 12 लोगों को, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और सोशल सर्विसेज में जिन्हें ख्याति प्राप्त करी हो। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन कैसे होता है। तो इलेक्शन की बात की जाए तो जितने भी स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से आगे राज्यसभा के लोग आते हैं, उन सभी का इलेक्शन वहाँ के लेजिस्लेचर के MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली करते हैं। हिमाचल के MLAs हैं, हिमाचल की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ये अपने हिमाचल से जो 3 लोग आगे जाएंगे उनका इलेक्शन करेंगे। पंजाब की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वो MLAs अपने पंजाब से जो लोग आगे जाएंगे स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा में, उनका इलेक्शन करेंगे। तो हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके लोग जो हैं वो अपने स्टेट में से जाने वाले, राज्यसभा में जाने वाले लोगों को इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों है, क्योंकि जो स्टेट के लोग हैं वो खुद राज्यसभा के लोगों को वोट नहीं डालते। जैसे लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, हम खुद लोकसभा में अपने MPs को वोट डालते हैं, पर राज्यसभा में हम डायरेक्टली वोट नहीं डालते, हम वोट डालते हैं MLAs को, और MLA फिर आगे जाकर राज्यसभा के सांसद जो होते हैं उनको वोट डालते हैं, आगे भेजते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड इसमें यूज़ किया जाता है। इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को यूज़ किया जाता है, जिस वोट को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज़ किया जाता है। तो राज्यसभा का इलेक्शन भी कैसे होता है,
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, जिसमें वोट ट्रांसफर होते हैं और हर एक वोटर जो है, हर एक एमएलए जो है वो हर एक पर्सन को वोट देता है। मान लो राज्यसभा की सीट पर 3 लोग खड़े हैं एक सीट पर, तो तीनों को ही वोट देना पड़ेगा। जो भी एमएलए होगा वो किसी एक को वोट नहीं देगा, वो तीनों को वोट देगा प्रेफरेंस के साथ कि पहली प्रेफरेंस मेरी ये है, दूसरी प्रेफरेंस मेरी ये है, तीसरी प्रेफरेंस मेरी ये है। तो जैसा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक जो सिद्धांत यूज किया जाता है, ट्रांसफरेबल वोट जिसमें ट्रांसफर होता है एक पर्सन का और किसी का ही वोट वेस्ट नहीं होता, वही मेथड राज्यसभा के इलेक्शन में हम लोग यूज करते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अब डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। तो अब मेरे दोस्तों, अगर मैं क्वालिफिकेशंस की बात करूं कि अगर आपने राज्यसभा का इलेक्शन फाइट करना है तो आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, तो आर्टिकल 84, राज्यसभा का इलेक्शन फाइट नहीं करना टोटली। अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हो, मतलब राज्यसभा में तो इलेक्टेड लोग भी आते हैं, नॉमिनेट भी किए जा सकते हैं, तो राज्यसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होती है, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। सबसे पहला क्वालिफिकेशन है कि पर्सन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 30 साल से ज़्यादा की एज उसकी होनी चाहिए। तीसरा, he must possess all the qualifications which are prescribed by parliament by making a law। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, जैसे पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया हुआ है, तो पार्लियामेंट लॉ के जरिए जो भी क्वालिफिकेशन रखेगी वो पर्सन सारी की सारी पोजेस करे। अब इसमें एक क्वालिफिकेशन हमारे सामने आती है निकल कर, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उसमें से, वो ये है कि जो पर्सन इलेक्शन फाइट करना चाहता है या जो मेंबर बनना चाहता है, नॉमिनेट जिसको करना है या जिसको आपने इलेक्ट करना है, he must be registered as a voter in any one of the parliamentarian constituency। वो किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज ए वोटर रजिस्टर होना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये तो होगी योग्यताएं, क्वालिफिकेशन जो आर्टिकल 84 में बताई गई हैं। अब हम पढ़ेंगे डिसक्वालिफिकेशन, जिनका विवरण आर्टिकल 102 में किया गया है। तो मेरे दोस्तों, अब अगर मैं डिसक्वालिफिकेशन की बात करूं कि कब एक राज्यसभा का सांसद डिसक्वालीफाई हो जाएगा अपना ऑफिस होल्ड करने के लिए, या वो इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता, तो वो आर्टिकल 102 में बताई गई हैं। तो एक पर्सन अपना ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता राज्यसभा के सांसद के रूप में अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, तो पर्सन तब डिसक्वालीफाई हो जाएगा अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटी के अंडर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, उसको वहाँ से सैलरी मिल रही है, तो वो राज्यसभा का इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता, या अगर फाइट कर लिया है तो मेंबर नहीं रह सकता, डिसक्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो जाता है कोर्ट के जरिए, तब भी वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता राज्यसभा का। अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, अर्थात कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया है, तो भी वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। देन नॉट अ सिटीजन ऑफ द इंडिया, अगर कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं रहता है, जब इलेक्शन फाइट किया वो इंडिया का सिटीजन था, ठीक है, बाद में उसने फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो अब वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, उसने फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, या फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्नॉलेज कर ली है, तो वो अब राज्यसभा का सांसद नहीं रह सकता। एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर किसी पर्सन के ऊपर एंटी डिफेक्शन अर्थात दल बदल विरोधी कानून के अगेंस्ट वो जाता है, तो भी वो राज्यसभा का सांसद नहीं रह सकता। एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक पर्सन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट से उसके टिकट पर इलेक्शन लड़के आगे आता है और आगे आकर वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट दूसरी पार्टी का सपोर्ट देता है, कोई एक पर्सन है वो एक पर्टिकुलर पार्टी ने टिकट दी और जीत कर आगे आया, और आगे जब आया तो उसने अपने सदन में जो सपोर्ट किया वो दूसरी पार्टी को कर दिया, तो वो एंटी डिफेक्शन होता है। इसका विवरण 10th शेड्यूल में किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की 12 में से, जो 10वीं शेड्यूल है वो डील करती है एंटी डिफेक्शन लॉ से। तो अगर एंटी डिफेक्शन कोई पर्सन करता है, दल बदल करता है, तो भी वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, ऑफिस वो आगे होल्ड नहीं कर सकता, वो राज्यसभा का सांसद नहीं रहेगा। देन एनी अदर डिसक्वालिफिकेशन विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ, अगर पार्लियामेंट ने लॉ के जरिए कोई और डिसक्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करी है, तो वो डिसक्वालिफिकेशन भी यहाँ पे पर्सन के ऊपर आ सकती है। अगर पर्सन उस डिसक्वालिफिकेशन में आ जाता है तो पर्सन डिसक्वालीफाई हो जाएगा। अब पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर बहुत सारी डिसक्वालिफिकेशन बताई हैं, जैसे कि इफ़ ही हैज़ बीन
कन्विक्टेड और फाउंड हैव बीन गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ करप्शन और इलीगल प्रैक्टिस इन द इलेक्शन, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये जो मैं बताने लगा हूँ ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन बताई हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये सारी हैं जो मैंने बताई आपको आर्टिकल 102 में, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिस्क्वालिफिकेशन ये थी कि जो पार्लियामेंट लॉ के जरिए बता दे, तो वो बताने लगा मैं आपको पार्लियामेंट ने लॉ के जरिए जो बताई हुई हैं। तो लॉ के जरिए एक तो ये है कि पर्सन कोई कन्विक्ट हो जाए किसी ऑफेंस के लिए तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऑफेंस कैसा? जिसमें इलेक्शन में उसने क्या किया है, करप्शन किया है या इलीगल प्रैक्टिसेस का यूज किया है। इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर एन ऑफेंस रिजल्टिंग द इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर और मोर, और किसी को पर्सन को जो सांसद है या सांसद बनना चाहता है उसे किसी कोर्ट ने सजा सुनाई है 2 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इफ़ ही हैज़ बीन फेल्ड टू लॉज अ रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द टाइम रिक्वायर्ड बाय द लॉ ने बताया है कि आपने अगर इलेक्शन फाइट किया तो आपको एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, कितना पैसा आपने कहाँ लगाया, और वो पर्सन ऐसा नहीं करता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा राज्यसभा से। इफ़ ही इज़ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी or hold office of profit under the government corporation which government is holding 25% of share, 25% ऑफ शेयर, मतलब वो या तो कंपनी का डायरेक्टर है या किसी कंपनी में काम करता है जिस कंपनी में गवर्नमेंट के 25% शेयर है, तो ऐसा पर्सन भी राज्यसभा का सांसद नहीं रह सकता। ही हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज बिकॉज ऑफ करप्शन, और किसी को गवर्नमेंट सर्विसेज से करप्शन के ग्राउंड पर डिसमिस किया है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आई होप आपको सारी डिस्क्वालिफिकेशन समझ आ गई होंगी। अब हम आगे चलेंगे और जितना भी राज्यसभा की पावर, इसके फंक्शंस, इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो सारे डिस्कस करेंगे। प्लीज़ गाइस वीडियो अंत तक देखें, रिक्वेस्ट। इसको देखने के बाद राज्यसभा को लेकर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी नोट्स में, किसी भी बुक में जाने की जरूरत नहीं है। ये मोर देन सफिशिएंट है। इसमें राज्यसभा को मैंने पूरा ही इंक्लूड किया हुआ है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, वीडियो अच्छी लग रही हो, पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। अब बच्चों हम पढ़ेंगे ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की जो सेशन चलता है, सदन जब चलता है तो उसमें उसको चेयर कौन करता है? तो राज्यसभा का एक चेयरमैन होता है, एक डिप्टी चेयरमैन होता है। चेयरमैन राज्यसभा का वो होता है जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एक्ट्स एज द चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो एक साथ 2 ऑफिस होल्ड करता है। तो हमारे जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट तो है ही है, लेकिन वो साथ साथ में राज्यसभा का सभापति भी है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एक्स इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। चेयरमैन राज्यसभा कौन होता है? बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट। वहीं जो राज्यसभा है वो अपने लोगों में से किसी एक को डिप्टी चेयरमैन भी बनाती है। यह आर्टिकल 89 में बोला गया है कि राज्यसभा अपने लोगों में से किसी एक को डिप्टी चेयरमैन भी बना सकती है। तो जब भी हाउस चलता है तो उसका प्रिसाइड उसको कौन करता है? बेसिकली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो। पर मान लो कभी वाइस प्रेसिडेंट वहां पे नहीं है तो कौन प्रिसाइड करता है? डिप्टी चेयरमैन। अब मान लो कभी कभी वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, तो कौन प्रिसाइड करेगा? अब हाउस का काम तो चलाना है, तो उस पर्सन, जिस पर्सन को प्रेसिडेंट ऑथराइज करेंगे, प्रेसिडेंट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि राज्यसभा को की जो सदन है उसको प्रिसाइड कौन करेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, तो जिसको प्रेसिडेंट बोलेंगे वो उसको प्रिसाइड करेगा फिर उस सदन की प्रोसीडिंग्स को। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मेरे दोस्तों। जो डिप्टी चेयरमैन है वो राज्यसभा का ही कोई मेंबर होगा, कोई सांसद होगा जिसको सभी ने आगे रखकर, आगे रिकमेंड करके बनाया हुआ है। तो ये डिप्टी जो चेयरमैन है ये रिजाइन भी दे सकता है। किसको देगा? चेयरमैन को देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। इसको ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है। रिमूव कैसे करेंगे? तो जो राज्यसभा है वो इसको 14 दिन का नोटिस देगी और उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करेगी, मेजोरिटी के साथ उसको रिमूव कर देगी। अब मेरे दोस्तों अगर मैं राज्यसभा का ड्यूरेशन की बात करूं कि राज्यसभा का ड्यूरेशन कितना होता है, तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा का ड्यूरेशन 5 साल होता था। हर 5 साल के बाद लोकसभा डिसॉल्व होती थी और कभी कभी तो 5 साल खत्म होने से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन राज्यसभा का ऐसा नहीं है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 ईयर्स का होता है बेसिकली। और 6 ईयर्स में हर दूसरे साल
हर दूसरे साल 1/3 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के वो क्या हो जाते हैं, वो रिटायर्ड हो जाते हैं। अर्थात राज्यसभा के का अपना राज्यसभा खुद एक परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन जो इसके मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम 6 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं और हर दूसरे साल इसके 1/3 लोग जो है रिटायर्ड हो जाते हैं। वहीं पर अगर मैं कोरम की बात करूं, कोरम का मतलब है कि अगर राज्यसभा की प्रोसीडिंग चलानी है तो कितने लोगों का आना अनिवार्य है। टोटल राज्यसभा के हमारे पास 245 लोग हैं, तो कितने लोग आएंगे तभी प्रोसीडिंग चलेगी, तभी सेशन चलेगा। तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर, इसके जो 1/10 है टोटल ऑफ द, इसके 1/10 मतलब जब टोटल का 1/10 24 लोग आ गए तो राज्यसभा की प्रोसीडिंग चल सकती है। दिस इज द क्वारम ऑफ राज्यसभा। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के फंक्शंस क्या हैं और राज्यसभा की जरूरत क्या है, यूटिलिटी क्या है राज्यसभा की। तो मेरे दोस्तों, अब अगर मैं राज्यसभा के फंक्शंस या राज्यसभा की पावर्स की बात करूं तो सबसे पहली जो राज्यसभा की पावर है वो है लेजिस्लेटिव पावर या लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने की फंक्शन, लॉ बनाने की पावर। तो मेरे दोस्तों, पार्लियामेंट लॉ बनाती है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो दोनों मिलके जो है वो लॉ बनाते हैं और प्रेसिडेंट के जब साइन होते हैं तो वो लॉ बन जाता है, जो बिल है वो लॉ बन जाता है। तो एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है हमारा ऑर्डिनरी बिल जिसका वर्णन आर्टिकल 107 में किया गया है। आर्टिकल 107 में ऑर्डिनरी बिल के बारे में बताया गया है। तो अगर तो ऑर्डिनरी बिल है तो इसके रिगार्डिंग राज्यसभा की पावर लोकसभा के बराबर है। ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा में भी पेश हो सकता है शुरुआत में, फर्स्ट इंस्टांस में, और लोकसभा में पेश हो सकता है। राज्यसभा हैज़ द इक्वल पावर टू स्टार्ट और इनिशिएट द ऑर्डिनरी बिल एज सेम एज द लोकसभा। बट अगर बात की जाती है मनी बिल की, जिसका वर्णन आर्टिकल 110 में है, तो मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है पहले, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा की मनी बिल को लेके बहुत कम पावर है। राज्यसभा मनी बिल को केवल 14 डेज तक अपने पास रोक सकती है, लेकिन उसके बाद राज्यसभा को साइन करने ही पड़ते हैं, और साइन ना भी करे उस बिल के ऊपर तो माना जाता है बिल पास हो गया। मतलब लेजिस्लेटिव पावर राज्यसभा की बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ऑर्डिनरी बिल के केस में राज्यसभा लोकसभा की सेम ही पावर है। फिर भी अगर मान लो ऑर्डिनरी बिल है, राज्यसभा ने पेश किया, पास हो गया, लोकसभा में गया, लोकसभा में पास नहीं हो रहा, 6 मत बीत जाते हैं, फिर क्या करते हैं प्रेसिडेंट, दोनों हाउसेस का ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं आर्टिकल 108 के अंडर। और दोनों हाउस का जो ज्वाइंट सेशन आता है उसमें क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो लोकसभा वहाँ पे जीत जाती है। तो राज्यसभा की कहीं ना कहीं कंडीशन काफ़ी वीक है लेजिस्लेटिव पावर को भी लेकर, और मनी बिल को लेकर तो बहुत ही वीक पोजीशन है। लेकिन दूसरी आती है एग्जीक्यूटिव पावर या फंक्शन। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर कंट्रोल कितना राज्यसभा कर सकती है। तो राज्यसभा का एग्जीक्यूटिव के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, बेसिकली लोकसभा के का ज़्यादा पावर है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करने की। राज्यसभा की ये पावर भी काफ़ी वीक है। तीसरा है फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर के रिगार्डिंग भी राज्यसभा वीक है, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी पोजीशन नहीं है। फाइनेंशियल जो पावर है वो लोकसभा के पास ज़्यादा है। लोकसभा में मेजॉरिटी होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट लोकसभा से ही बनती है, और मनी बिल भी लोकसभा में पेश होता है, मनी बिल को लोकसभा ही पेश करती है। तो इन सभी चीज़ों से पता चलता है कि फाइनेंशियल पावर भी राज्यसभा की बहुत कम है। लेकिन हाँ मेरे बच्चों, ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि इन सभी फंक्शन में राज्यसभा का कुछ ना कुछ रोल तो है। अगर 2 हाउसेस बनाए हैं पार्लियामेंट के तो दोनों काम करेंगे, ये तो जरूरी है। चाहे मनी बिल हो, चाहे फाइनेंशियल बिल हो, चाहे जो मर्जी बिल हो, पहले एक हाउस पास करेगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरा हाउस पास करेगा या कुछ अमेंडमेंट बताएगा, फिर पास होएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तभी तो एक्ट बनेगा। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा का जरूरत तो है। ऐसा तो नहीं है कि ये फंक्शन राज्यसभा की कम है या पावर कम है तो राज्यसभा की जरूरत क्या है, जरूरत तो है नहीं फिर भी। तो कहीं ना कहीं ये सारे फंक्शन राज्यसभा परफॉर्म करती है। आगे आता है अमेंडमेंट फंक्शन। अमेंडमेंट फंक्शन के रिगार्डिंग राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर पावर है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी हो तो अगर लोकसभा शुरू करे तो राज्यसभा के पास जाता है बाद में वो बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और राज्यसभा भी मेजोरिटी से पास करे तभी वो लॉ बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना है, चाहे सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, या स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स की कंसेंट से, राज्यसभा हमेशा यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगी, इसका फंक्शन है।
इलेक्टोरल फंक्शन, तो राज्यसभा इलेक्शन के रिगार्डिंग फंक्शन भी परफॉर्म करती है। राज्यसभा हमारे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसके इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है। राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसके इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है। तो राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं जिनका इलेक्शन होता है, जो इलेक्शन के जरिए आगे आते हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इलेक्टोरल फंक्शन राज्यसभा के पास लोकसभा की तरह ही है। आगे जुडिशियल फंक्शन, तो राज्यसभा के पास जुडिशियल फंक्शन भी है। जब भी कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, अगर उनको इम्पीच करना है, महाभियोग से हटाना है, तो अगर लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकती है प्रोसीडिंग वो वाली, और राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकती है। किसी भी हाउस में इनको हटाने के लिए रेजोल्यूशन मूव किया जा सकता है। तो राज्यसभा के पास जुडिशियल पावर भी बिल्कुल सेम है लोकसभा की जैसी। अब मेरे दोस्तों ये जनरल पावर तो हमने पढ़ ली। अब मैं आपको दो पावर बताऊंगा, वो केवल राज्यसभा के पास है एक्सक्लूसिवली, वो लोकसभा के पास नहीं है। तो आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मेरे दोस्तों अगर मैं इन दो पावर्स की बात करूं तो ये केवल राज्यसभा के पास ही है, लोकसभा के पास इसकी रिगार्डिंग कोई पावर नहीं है, यह बहुत लिमिटेड पावर है। पहला आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 क्या बोलता है कि राज्यसभा अगर 2/3 मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन पास करे और सेंटर को बोले कि आप इस चीज़ पर लॉ बनाइए, ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, तो सेंटर पार्लियामेंट फिर उसके ऊपर लॉ बना सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करना बच्चों। हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल, और इस 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट की बात करी गई है। एक सेंटर लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, वहाँ पे मैटर्स बताए गए हैं बहुत सारे। यूनियन लिस्ट में उसमें यूनियन गवर्नमेंट सेंटर की पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। एक स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट्स की लेजिस्लेचर है वो लॉ बना सकते हैं। और तीसरा है हमारा कनकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंटर भी स्टेट भी। पर अगर कन्फ्यूजन पैदा होती है, कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो सेंटर का लॉ ऊपर रखा जाता है। अब मेरे दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करे और बोले कि ये मैटर बेशक स्टेट लिस्ट का है लेकिन इसमें स्टेट ना लॉ बनाए, इसमें राज्यसभा बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट आप लॉ बना दो, सेंटर लॉ बना दे, वो है तो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का। तो 249 आर्टिकल में अगर नेशनल इंपॉर्टेंस की बेस पर रिजोल्यूशन पास करके किसी स्टेट सब्जेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस बताकर ये बोला गया कि राज्यसभा ये बोलती है कि सेंटर लॉ बना दे, तो यहाँ पे सेंटर लॉ बना सकती है। सेंटर के पास ये पावर है। हमने कल पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर में इसको पढ़ा था। तो पहले तो ये पावर केवल किसके पास है, राज्यसभा के पास। लोकसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। और दूसरा, पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, ऑल इंडिया सर्विसेज में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आती हैं, इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज आती हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज आती हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंडियन पुलिस सर्विसेज आती हैं। तो ये जितनी पुलिस, इंडियन पुलिस सर्विसेज हों, चाहे इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज हों, चाहे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हों, ये सारे किसके पार्ट है, ऑल इंडिया सर्विसेज के। तो राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि राज्यसभा इन ऑल इंडिया सर्विसेज में कोई भी जो सर्विस है उसमें नई सर्विस ऐड कर सकती है और किसी सर्विस को हटा भी सकती है, रिमूव भी कर सकती है। ये अगर कोई भी ऐसा काम करना है तो सबसे पहले बिल राज्यसभा में पास होगा, राज्यसभा में शुरू होगा, तभी लोकसभा में जाएगा। जैसे मनी बिल हमेशा पहले लोकसभा में पास होता था ना, फिर राज्यसभा में जाता था, तो ऐसा कोई बिल होगा तो सबसे पहले वो राज्यसभा में जाएगा फिर लोकसभा में जाएगा। तो इन दोनों मैटर्स के ऊपर राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। अब मेरे दोस्तों हम लास्ट में पढ़ते हैं कि राज्यसभा की यूटिलिटी क्या है, जरूरत क्या है। अगर राज्यसभा में पावर बड़ी कम दी गई है राज्यसभा को बहुत, तो 2 सदनों की जरूरत क्या है। तो अब मेरे दोस्तों लास्ट में अगर मैं राज्यसभा की यूटिलिटी की बात करूं तो राज्यसभा वैसे तो बहुत ही वीक सदन है, बहुत ही वीक हाउस है। राज्यसभा वीक हाउस है क्योंकि इसमें मनी बिल कभी पास नहीं हो सकता, शुरू में इनिशिएट नहीं हो सकता, इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, वो लोकसभा में पेश होता है हमेशा। अगर कभी डेडलॉक हो जाए राज्यसभा लोकसभा के बीच, राज्यसभा बोले बिल पास होना चाहिए, लोकसभा बोले नहीं होना चाहिए, तो लोकसभा हमेशा जीतती है। ज्वाइंट सेशन बुला लिया गया तो भी लोकसभा ही जीतती है। राज्यसभा जो चाहे वो कभी नहीं होता, लोकसभा ही ऊपर रहती है हमेशा। तो इसकी जरूरत क्या है, तो बच्चों 2 तरीकों से इसकी जरूरत समझी जा सकती है। एक तो इट इज यूजफुल बिकॉज सीनियर पॉलिटिशियंस माइट गेट देयर इजी एक्सेस इन इट। राज्यसभा में 12 सदस्य प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं और ये 12 सदस्य
कोई भी हो सकता है जो इलेक्शन चाहे फाइट ना करे, बस क्योंकि वो कला में अच्छी हैं, साहित्य में उन्होंने ख्याति प्राप्त करी है, या सोशल सर्विसेज में या विज्ञान में, तो ऐसे लोगों को डायरेक्ट राज्यसभा का मेंबर बनाया जा सकता है। ये कौन बोलते हैं, हमारा ये आर्टिकल हमारे राज्यसभा की रिगार्डिंग हमने कॉम्पोजिशन में पढ़ा था। तो बहुत सारे लोग जो इलेक्शन फाइट नहीं करते, डायरेक्ट राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन लोगों को भी हम लोग राज्यसभा में लाकर, सदन में लाकर, हाउसेज में लाकर, पार्लियामेंट में लाकर उनका जो नॉलेज है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहला फायदा तो ये हो गया राज्यसभा का। लोकसभा में तो ऐसा नहीं होता ना। और दूसरा फायदा क्या है, वी आर फेडरल कंट्री, हम फेडरल कंट्री हैं, संघवाद कंट्री हैं, जिसमें सेंटर को भी पावर है, स्टेट को भी पावर है। तो राज्यसभा बेसिकली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। राज्यसभा की वजह से स्टेट्स फील सिक्योर दैट दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द सेंटर लेवल। तो सेंटर लेवल में जो लोग हैं स्टेट्स के, वो बिल्कुल सिक्योर रहते हैं कि हमारे जो स्टेट्स हैं उनको भी कोई रिप्रेजेंट करने वाला आगे बैठा हुआ है। लोकसभा तो बेसिकली लोगों का प्रतिनिधित्व करती है ना, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों के बारे में देखती है। तो इसलिए अपनी फेडरल कंट्री का जो प्रिंसिपल है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी राज्यसभा बहुत जरूरी है। ये राज्यसभा की यूटिलिटी है। मेरे दोस्तों, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे दोस्तों, आप हमें हमारे गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर, पेटीएम नंबर पे आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी हमेशा हौसला बढ़ाएगा और हम आपके लिए लगातार ऐसे ऐसे लेक्चर्स लेते आएंगे। तो हमारा गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर 82 198 20 461 है, 8219820461। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग अस।